हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ शुभम गौतम एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन माई यूट्यूब चैनल. सो वी हैव स्टार्टेड क्लास 11 फिजिक्स एंड दिस इज इट्स लेक्चर नंबर 3 एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस नहीं किया था कि जो हमने ये जो डायमेंशनल एनालिसिस सीखी, ठीक है, इसका यूज क्या है. तो आज का जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. तो आज हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है, जो हम हर फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लेते हैं और जो हमने डायमेंशनल एनालिसिस सीखी है उसका क्या यूज है वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं. एंड आई होप कि आप इससे पहले वाले जो लास्ट 2 वीडियोस हैं उनको देखकर आए होंगे, तब आपको ये बढ़िया से समझ में आने वाला है. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. लेट गेट स्टार्टेड. सो वेलकम बैक. एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे. और हम बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं क्लास 11 को स्टार्टिंग से ही. ठीक है, तो बने रहिए और मेहनत करते रहिए. ठीक है, तो सबसे पहला एक बहुत इजी सा, बहुत अच्छा सा, बढ़िया सा हम लोग एप्लीकेशन ले लेते हैं. ठीक है, विच इज चेकिंग करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन. ठीक है, ये पहला यूज है. अब आप इसको ध्यान से समझो कि ये बिल्कुल उसकी तरह है कि जैसे हम लोग मोबाइल यूज करते हैं, हमने कोई बहुत सारा पैराग्राफ लिख डाला हमने. ठीक है, तो हमारे फोन पे एक ऑप्शन होता है स्पेलिंग चेकर का, होता है ना. ठीक है, जिसका काम सिर्फ ये होता है कि वो चेक करेगा कि स्पेलिंग में कहीं मिस्टेक तो है कि नहीं है. वो ये नहीं बताएगा कि उस पूरे पैराग्राफ का मीनिंग रियल निकल रहा है, सही निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है. ठीक है, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है. ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि ये पूरी कहानी मैं क्यों सुना रहा हूं. ठीक है, ये जो कहता क्या है आप देखो, तो सुनो. ऐसा है कि कोई भी यदि इक्वेशन है ना वो करेक्ट है यदि उसके ईच टर्म, लेफ्ट हैंड के ईच टर्म के डायमेंशंस इक्वल होंगे राइट हैंड के ईच टर्म के डायमेंशन के. ठीक है, फॉर अ करेक्ट इक्वेशन, क्या कहता है ये, फॉर अ करेक्ट equation, dimension of each term on LHS should be equals to dimension of each term on RHS. ठीक है, समझ में आ रही है बात. ठीक है, क्या कह रहे हैं कि एक यदि करेक्ट इक्वेशन है तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो भी टर्म्स हैं उन सारे टर्म्स का जो डायमेंशन है, ठीक है, वो सेम होना चाहिए राइट हैंड साइड के जितने टर्म्स हैं उनके डायमेंशन के, है ना. तो ये एक स्पेलिंग चेकर की तरह कैसे काम करता है, ये सिर्फ ये बताएगा कि अब ऐसा नहीं है कि हमें सर पता हो गया कि कैसे करेक्टली डायमेंशनली हमें उसको चेक करना है. ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हम सारी इक्वेशन को चेक कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ये सिर्फ बताएगा कि जो इक्वेशन लिखी है वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं. ठीक है, वो रियलिटी में नहीं बताएगा कि वो हो सकता है गलत भी हो. ठीक है, पर डायमेंशनली उसको हम सिर्फ चेक कर सकते हैं प्रॉपरली. मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे. ठीक है, जैसे स्पेलिंग चेकर था, वो सिर्फ मीनिंग बता सकता है कि कहां पे कौन सी मीनिंग में फॉल्ट है. वो पूरा पैराग्राफ का पूरा जो मीनिंग है, जो सेंटेंस का पूरा मीनिंग निकल रहा है, वो नहीं है सही कर सकता. ठीक है, समझ रहे हो बात को, अभी आपको समझ में आएगा. लेट्स टेक एन एग्जांपल. सपोज कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं. जैसे सपोज अपने पास सेकेंड इक्वेशन था. ठीक है, क्या था, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. ठीक है, अब इसको हमें चेक करना है कि इक्वेशन सही है कि नहीं है, डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है. ठीक है, व्हाट इज द कंडीशन कि इसके लेफ्ट हैंड साइड का जो टर्म है उसके जो डायमेंशन है वो राइट हैंड साइड के ईच टर्म के डायमेंशन के इक्वल होना चाहिए. ओके, और यहां से हमसे यहां पे बोल दिया कि s स्टैंड फॉर डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, u स्टैंड फॉर वेलोसिटी, t स्टैंड फॉर टाइम, a स्टैंड फॉर एक्सेलरेशन. ओके एंड ओके. ठीक है, अच्छा, तो अब इसको देखिए कि सबसे पहले आप देखो कि डिस्प्लेसमेंट का क्या डायमेंशन फॉर्मूला है. तो भाई साहब डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन फॉर्मूला है कितना, L.
तो डिस्प्लेसमेंट का एल हो गया। अब हम चेक करते हैं कि इसके राइट हैंड साइड के बाकी टर्म्स का डायमेंशन सेम है या नहीं है। ठीक है, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? कनेक्ट कर पा रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, मैं भी आपको बताऊंगा, जो मैंने आपको इतनी कहानी सुनाई ना उसका मीनिंग मैं आपको बताऊंगा। अब यहां पे यदि आप ध्यान से देखो तो यूटी, अब यू क्या है भाई साहब? वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है। क्या होता है इसका डायमेंशन? यूनिट बताएंगे फिर डायमेंशन बताएंगे, सिखाया था मैंने आपको लास्ट वीडियो में। व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी? मीटर पर सेकेंड। ओके, तो मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट होता है, मतलब इसका डायमेंशन लिख जाएगा एल अपॉन टी। ओके, इनटू टी, टाइम का क्या होता है? टी। टी ने टी को मार दिया, इसका डायमेंशन कितना निकल आया? इसका भी एल निकल आया भाई साहब, बहुत बढ़िया। तो आओ अब चेक करते हैं कि इसको हाफ ए टी स्क्वायर को, तो हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब हाफ का ये तो नंबर है, कोई मतलब है नहीं, समझ पा रहे हो बात को? बहुत बढ़िया से। अच्छा, तो यदि आप ध्यान से देखो तो ए का क्या होता है भाई साहब? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना, मीटर यानी एल, सेकेंड स्क्वायर यानी टी स्क्वायर, इनटू में भी क्या है? टाइम है, टाइम का स्क्वायर यानी टी स्क्वायर, टी स्क्वायर ने टी स्क्वायर को मार दिया, और ये भी कितना आ गया? एल आ गया। मतलब हमने चेक कर लिया कि ये जो इक्वेशन है ये डायमेंशनल, इसके सारे टर्म्स के डायमेंशन सेम है, मतलब ये करेक्ट है। बट ध्यान रखना, सिर्फ डायमेंशनली करेक्ट है। कैसे करेक्ट है? सिर्फ डायमेंशनली करेक्ट है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अब मान लो यदि टीचर आपको यहां पे बोल देता कि भाई साहब एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर नहीं 380 स्क्वायर होता, तो भी ये करेक्ट बताता। समझ रहे हो आप? स्पेलिंग चेकर है ना, वो पूरा मतलब वो सिर्फ मीनिंग स्पेलिंग वगैरह देख सकता है, पूरा सेंटेंस नहीं सुधार सकता वो। ठीक है, समझ रहे हो आप बात को? ठीक है, जैसे मे आई कम इन को कम में आई कर दें। ठीक है, तो स्पेलिंग सारी सही है बट मीनिंग, समझ रहे हो बात को? अच्छा, तो यहां पे आप देखो, यहां पे वो 180 भी कर दे तो क्या हो जाना है? डायमेंशनली तो करेक्ट बताएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए, ठीक है, उतारना चाहते हो उतार ले। हो गया, बहुत बढ़िया। अच्छा, मजा आ रहा है? हाँ सर मजा आ रहा है। चलो तो एक और देखते हैं। जैसे हमारे पास है टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ठीक है, बहुत फेमस है, टाइम पीरियड के लिए होता है ये फॉर्मूला। ठीक है, टी स्टैंड फॉर टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड। अभी तक जो मैंने समझाया क्या आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, यदि आपको कॉन्फिडेंस है ना तो एक ही बार में समझ में आ जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल आसानी से आप समझ सकते हो कि ये जो पहला मैंने आपको बताया यूज, ये सिर्फ डायमेंशनली करेक्ट है, ये बताएगा। ठीक है, अभी मैं इसके थोड़ा से और आगे इस पे हम बात करते हैं। टी स्टैंड फॉर टाइम पीरियड, एल मींस लेंथ होगा यहाँ पे। ठीक है, जी एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो एसिलेशन ही। ठीक है, अच्छा आइए चेक करते हैं। तो टाइम का क्या हो जाएगा भाई साहब? इसका तो टी ही होगा। ठीक है, अब 2 पाई का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, कांस्टेंट वैल्यू है वो। एल का देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूले में देखना, अंडर रूट के अंदर यहाँ पे आ गया एल। ठीक है, अब भाई लेंथ का तो एल ही होता है, मीटर है ना। अब जो जी है वो क्या है? एसेलेरेशन है। क्या है? एसेलेरेशन। एसेलेरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब इसका हम क्या लिखेंगे भाई साहब? एल अपॉन टी स्क्वायर। यस और नो? यस सर, बहुत बढ़िया। एल ने एल को मार दिया, टी स्क्वायर ऊपर जाएगा है ना, तो ये हो जाएगा भाई साहब, लेफ्ट हैंड साइड तो टी आ गया है, ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर टी स्क्वायर। क्या आप इसको टी लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब मान लो यहाँ पे टीचर ने भाई 100 पाई कर दिया होता, फिर भी आप कहते हैं यार इक्वेशन तो सही है, डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, तो याद रखना ये सब बताता है कि डायमेंशनली करेक्ट है इक्वेशन या नहीं, ये नहीं बताएगा कि एग्जैक्टली रियलिटी में इक्वेशन सही है या नहीं है। ओके, अच्छा बहुत बढ़िया। ठीक है, उतार ले। हो गया, बहुत बढ़िया। चलिए, अब जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोल दूं कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, काफी आगे 11th में, उसमें मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला मैंने आपसे मान लीजिए बोल दिया कि 2g अपॉन यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा चलो थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे h क्या है? h स्टैंड फॉर हाइट। किसके लिए? ये हाइट के लिए। अच्छा सर, बहुत बढ़िया। g क्या है? सबको पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, और u क्या है? तो u स्टैंड फॉर भाई वेलोसिटी। क्या? वेलोसिटी। आइए चेक करते हैं
क्या इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशन सेम है? ठीक है, अच्छा। सो h क्या है भाई साहब? हाइट है, मतलब कोई ना कोई लेंथ ही है। क्या है? लेंथ है। तो लेंथ का क्या होता है? l होता है। तो ये हो गया अपना क्या? l। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, बहुत बढ़िया। अब 2 का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है, ध्यान से देखो तो जो एल जी है वो क्या है? वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है, चाहे वो एक्सेलरेशन हो या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी इसको हम लिख सकते हैं एल अपॉन टी स्क्वायर, या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं कि एल टी माइनस 2 लिख लें, कोई बुराई नहीं है, अपॉन में साइन थीटा। भाई ये तो आपको सबको पता है, ये क्या होता है? ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, यूनिट क्वांटिटी होती है, ठीक है, पढ़ा है ना, है ना? तो इसका तो ये डायमेंशन लेस होती है, ठीक है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। अब यू स्क्वायर मतलब, यू स्क्वायर मतलब, यू स्क्वायर मतलब मीटर पर सेकेंड, ठीक है, यू मतलब मीटर पर सेकेंड, उसका होल स्क्वायर लगाना है, यानी भाई यू का यूनिट क्या है? वेलोसिटी का यूनिट एल अपॉन टी, इसका पावर लगा दो तो ये हो जाएगा भाई साहब एल स्क्वायर, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर। ये टी स्क्वायर यदि ऊपर आएगा तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा सर एल टी माइनस 2 अपॉन में एल स्क्वायर अपॉन टी रेस टू दी पावर माइनस 2। ऊपर आया तो टी रेस टू दी पावर माइनस 2, टी रेस टू दी पावर माइनस 2 से टी रेस टू दी पावर माइनस 2 मर गया, ठीक है, ये एल से ये एल मर गया, तो आपका क्या आ गया? 1 अपॉन एल। क्या आ गया? 1 अपॉन एल, ठीक है। तो ये एल इक्वल टू 1 अपॉन एल, यानी एल इनवर्स। क्या इनके डायमेंशन सेम है? नहीं है, ठीक है। अब यहां पे मैं आपसे बोलूं कि भाई इसके डायमेंशन, मतलब इसके फॉर्मूला ही गलत है, ठीक है, अब इसके फॉर्मूला को सही करके बताओ, ठीक है। ये भी कहीं ना कहीं बेनिफिट है इसका। देखो आप भाई, इसका क्या है? एल है, इसका 1 अपॉन एल है, ठीक है। ये एल यदि ऊपर होता, समझ रहे हो बात को, तो हमारा इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होता। मतलब यदि मैं इस फॉर्मूले को भाई ऐसे में, इसका डायमेंशन आया 1 अपॉन एल, पलट दें तो क्या एल आ जाएगा? यस सर आ जाएगा। मतलब इसका रियल फॉर्मूला होगा एच इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। समझ में आ रही है बात? दिमाग में चढ़ रहा है कुछ? हाँ सर बहुत बढ़िया। अच्छा, तो समझ रहे हो बात को, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, लिखना हो लिख लें, हो गया, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम बात करते हैं सेकेंड एप्लीकेशन की, ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं सेकेंड एप्लीकेशन की। अच्छा तो सेकेंड एप्लीकेशन है भाई साहब कन्वर्जन ऑफ यूनिट। क्या है? कन्वर्जन ऑफ यूनिट, ठीक है, यूनिट का कन्वर्जन होगा, ठीक है, आजकल कन्वर्जन बहुत ज्यादा होने लगा है, ठीक है। तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट, सेकेंड इज कन्वर्जन ऑफ यूनिट, ठीक है। देखो भाई, हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जाने वाले हैं, ठीक है। अब हमने पढ़ा कि फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का तरीका होता है पी क्यू इज इक्वल्स टू, क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी एन यू। क्या होता है? एन यू होता है सर, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये तो हमने पढ़ा है सर। अच्छा, अब क्या आएंगे? तो ये यूनिट कन्वर्जन के लिए क्या होता है कि हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाते हैं, ठीक है। जैसे एसआई सिस्टम में, हमारे एसआई पद्धति में, एसआई सिस्टम में लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, सीजीएस में हम लोग सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, ठीक है। एसआई में हम लोग मास को केजी में मेजर करते हैं, सीजीएस में ग्राम में मेजर करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये, इसके लिए मैं अपने एक फॉर्मूला यूज में लेंगे, N1U1 इज इक्वल्स टू N2U2, ठीक है। समझ रहे हो आप बात को? ये एक अलग सिस्टम होगा, ठीक है, ये एक अलग सिस्टम में होगी और ये एक अलग सिस्टम में होगी। समझ रहे हो बात को? ठीक है। अच्छा, अब यहां पे हमने यूनिट चेंज की है ना, एक अलग ही सिस्टम में लिखा उसको, जैसे यहां पे कोई मीटर में है तो उधर सेंटीमीटर में लिखा, ठीक है। तो अब आप बोलोगे सर N1 था, यहां N2 क्यों हो गया? अब आप ध्यान से सुनना, जब भी यूनिट चेंज होती है ना, तो न्यूमेरिक वैल्यू भी चेंज होती है, ठीक है। अब जैसे एक टाइम 1 मिनट से हमने सेकंड में बदला, तो क्या 1 मिनट बराबर 1 सेकंड होता है क्या? 60 सेकंड होता है ना। जब अपने मिनट से, सॉरी मिनट से जब आप सेकंड में, मैंने कुछ गलत बोला क्या? नहीं, सही बोला, ठीक है। तो जब हम मिनट से सेकंड में जा रहे हैं तो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड,
ठीक है, तो मिनट से सेकंड यूनिट चेंज हुई तो 1 से वो 60 भी तो हो गया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो जैसे हमने यूनिट चेंज किया तो न्यूमेरिक वैल्यू भी चेंज होगी। क्या चेंज होगी? न्यूमेरिक वैल्यू भी चेंज होगी। अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक है, इस समय थोड़ा सी हैप्पीनेस नहीं है अंदर से, है ना। एक होता है टाइम जब आप थोड़ा सा अपसेट रहते हो, पर उस टाइम से आपको निकलना रहता है बाहर। ठीक है, और उस टाइम से निकलना रहता है, कुछ करना रहता है लाइफ में। इंसान परेशान भी होता है, कभी कभी अपने आप से हताश भी होता है, पर उस चीज से जब वो बाहर निकलता है ना तो निखरता है। ठीक है, और जब उस चीज से आप बाहर निकलोगे, जैसे कि ज्यादातर जब हम पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, हमारा बोर्ड होता है या हम किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, तो हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, हम पढ़ पढ़ के फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। ठीक है, तो उन सारी चीजों से हमें बाहर निकलना है। ठीक है ना। कई बार ये सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होता है, सबके साथ होता है। ठीक है, अच्छा, सो n1 u1 इज इक्वल्स टू n2 u2। सो यहाँ पे n1 क्या है? ये किसी एक सिस्टम में न्यूमेरिक वैल्यू है, ये उसकी यूनिट है। जैसे यूनिट चेंज हुई तो न्यूमेरिक वैल्यू भी चेंज होगी। ठीक है, इसका सबसे पहले मैं एक एग्जांपल से लेके आपको समझाता हूं। जैसे अपन से बोल दिया कि भाई साहब चेंज 1 न्यूटन इनटू 1 डाइन। सबको पता है कि 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू डायन में अपन को चेंज करना है, तो अपन से बोल दिया कि 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं। देखो, न्यूटन जो है वो ऐसा यूनिट में यूनिट है फोर्स की। न्यूटन सबको पता है फोर्स की यूनिट होती है। ठीक है, तो ये फोर्स की यूनिट है एसआई में, और ये है सीजीएस में। किसमें? सीजीएस में। तो हमें पता करना है भाई साहब कि 1 न्यूटन बराबर कितने डायन होता है। 1 न्यूटन बराबर कितने डायन होता है, तो आइए हम पता करते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले आपको मैं बता दूं न्यूटन को लिखा कैसे जाता है। ठीक है, न्यूटन इज केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो उसको हम लोग लिख देते हैं क्या? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लाइन खींचूंगा और इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिख लूंगा, जो कि होता है MLT-2। सबको अभी तक याद हो चुका होगा, बहुत बढ़िया। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके हम डायमेंशंस देखते हैं। इसमें देखो क्या है, सबसे पहले केजी यानी m। ठीक है, समझ रहे हो बात को? पहले मैं कुछ चीजें यहाँ पे लिख लूं कि यहाँ पे हमारा n1 क्या है भाई साहब? 1 है। ठीक है भाई, इस वाले सिस्टम में न्यूमेरिक वैल्यू क्या है? 1 ही तो है। ठीक है, u1 क्या है? तो u1 भाई साहब हमारा है न्यूटन। ठीक है, n2 क्या है? हमें फाइंड करना है, नहीं पता। और u2 क्या है? हमारा डायन है। ठीक है, अच्छा, बहुत बढ़िया। तो हमारा फॉर्मूला था n1 u1 इक्वल टू n2 u2। हमें निकालना क्या है? n2 निकालना है ना। ठीक है, तो n2 का फॉर्मूला यहां से देखो क्या बनेगा। n2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा अपना n1 u1 अपॉन u2। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर, यही फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब यहां पे मैं इसको m1 बोलूंगा। ठीक है, m1 बोलूंगा तो m1 कितना है भाई साहब? kg। ठीक है, अच्छा, L1 बोलूंगा तो L1 कितना है? मीटर। ठीक है, अच्छा, और MLT T1 कितना है भाई साहब? सेकेंड स्क्वायर। कितना है? सेकेंड स्क्वायर है। अच्छा, सेकेंड है। ओके, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे हम लोग? m1 L1 T1 -2 ऐसे लिख जाएगा। अच्छा सर, बहुत बढ़िया। यहां पे देखो, अब आप डायन में, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं भाई? इसको लिखेंगे हम, सीजीएस में है तो केजी की जगह ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। तो यहां पे ये सेकेंड सिस्टम है, तो m2 क्या हो जाएगा हमारा? ग्राम हो जाएगा। ठीक है, L2 क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना भाई। इस सिस्टम में लेंथ मतलब L2, ठीक है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? सेंटीमीटर में दिया हुआ है। और T2 ये सेकेंड में दिया हुआ है। तो इसका कैसे लिख जाएगा भाई डायमेंशन फॉर्मूला? m2 L2 T2 -2। समझ में आया? ठीक है, समझ में आ रही है बात? बहुत बढ़िया। अब इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां से हम n2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं भाई साहब? n1 कितनी है वैल्यू n1 की वैल्यू देखो 1 है। ठीक है, अब यहां पे देखो u1 क्या है भाई साहब? ये है ना यूनिट, इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग। ठीक है, यूनिट का डायमेंशन फॉर्मूला है ये। ठीक है, u1 का पहले सिस्टम की जो यूनिट है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसका हमने डायमेंशन ऐसे लिख लिया m1 L1 T -2। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग m1
L1 T माइनस टू अपॉन M2 L2 T माइनस टू T2 माइनस टू। समझ में आया? ठीक है, अच्छा चलिए इधर देखिए, सो N2 इज इक्वल्स टू 1 M1 kg, ठीक है kg, अच्छा इंटू L1 मीटर T1 सेकेंड, तो कितना हो गया सेकेंड पावर माइनस टू। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई बुराई नहीं है। अपॉन में क्या जाएगा भाई साहब M2 यानी ग्राम, ठीक है ग्राम, ओके ध्यान से देखना। L2 सेंटीमीटर, ठीक है T2 सेकेंड रेज टू पावर माइनस टू, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस में करने जा रहा, ठीक है इसको मिटा देते हैं। अब ध्यान से देखना, तो N2 हमें फाइंड करना था, N2 इज इक्वल्स टू 1। क्या मैं 1 kg को ग्राम में लिखूं तो क्या 1000 ग्राम हो जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा सर, 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। 1 मीटर को लिखूं तो क्या 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है? बिल्कुल होता है सर, तो ये हो गया 100 सेंटीमीटर। और सेकेंड को हम सेकेंड स्क्वायर ही रहने देते हैं, सेकेंड माइनस टू, ठीक है अच्छा 1 सेकेंड को 1 सेकेंड ही लिख सकते हैं, सेकेंड रेज़ टू द पावर माइनस टू। अब देखो नीचे क्या है ग्राम, 1 ग्राम इंटू नीचे क्या है 1 सेंटीमीटर है, और क्या है सेकेंड माइनस टू है, सेकेंड माइनस टू से सेकेंड माइनस टू खत्म, ठीक है ग्राम से ग्राम खत्म, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म। क्या मैं लिख सकता हूं N2 इक्वल टू 1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 2? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। 1000 को क्या 10 रेज़ टू द पावर 3 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। और 100 को 10 रेज़ टू द पावर 2, ठीक है बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, ठीक है तो 3 और 2 5, तो N2 इक्वल टू आ गया भाई साहब अपने पास 10 रेज़ टू द पावर 5। तो सबको पता होना चाहिए, वैसे सबको पता होगा कि 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 डायन। 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 डायन। समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, ठीक है बहुत बढ़िया, ठीक है। इसी तरह से आपको सारे, खैर ये लॉन्ग मेथड है, ठीक है आपको यूनिट से ही करना है, ज्यादा परेशान नहीं होना। खैर बुक में है, सिलेबस में है, तो मैंने बता दिया, ठीक है आपको मतलब आप ऐसे किसी भी क्वांटिटी का, ठीक है आप कन्वर्जन कर सकते हो, ठीक है समझ रहे हो बात को? अच्छा जैसे मान लो कोई भी वैल्यू, जैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी की वैल्यू है, ठीक है अब उसको आपको वो एसआई में वैल्यू है, ठीक है वो एसआई में वैल्यू होती है, उसको सीजीएस में चेंज करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ये 2 टॉपिक आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। यदि आपको कुछ भी अच्छा लग रहा है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है और बताइएगा आगे क्या करने की जरूरत है, कौन कौन से टॉपिक हैं जो नहीं कवर कर पा रहा हूं मैं। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूं वो भी एप्लीकेशन के ऊपर होगा, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, ठीक है तो अभी हम लोग काफी सारा पढ़ने वाले हैं, ठीक है बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है 11th क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है और बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि 11th क्लास ही डिसाइड करेगी कि आप फ्यूचर में आपका क्या स्कोप होगा, आप क्या करने वाले होगे, क्योंकि यहां से एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आना स्टार्ट होता है ना पर्टिकुलरली, ठीक है। और आई होप कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक नए वीडियो में आगे हम पढ़ेंगे और भी जो एप्लीकेशंस हैं, ठीक है तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ठीक है पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।